हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की महान और बेहद गहरी फैंटेसी सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का दूसरा भाग अ क्लैश ऑफ किंग्स हमें वेस्टरोस की उस दुनिया में और गहराई तक ले जाता है जहां सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो चुका है, राजाओं की टकराहट तेज हो रही है और हर दिशा में साजिशें, खून और रहस्य फैलते जा रहे हैं। पिछले एपिसोड 12 में हमने दीवार के उस पार की ठंडी और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखा था, जहां जॉन स्नो और नाइट्स वॉच के सैकड़ों भाई लॉर्ड कमांडर जियोर मॉर्मोंट के नेतृत्व में जंगलों की गहराई में आगे बढ़ रहे हैं। उनका मकसद साफ था, वाइल्डलिंग्स की हरकतों का पता लगाना और जॉन के चाचा बेंजेन स्टार्क के बारे में कोई सुराग ढूंढना। लेकिन जैसे जैसे वे हॉन्टेड फॉरेस्ट के अंदर बढ़ते गए, चीजें अजीब होती चली गईं। गांव खाली थे, झोपड़ियां सूनी थीं, लोग, जानवर सब जैसे हवा में गायब हो गए हों। न कोई लड़ाई के निशान, न खून, बस एक डरावनी खामोशी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अनदेखे खतरे से भाग चुका हो। और यही रहस्य हमें ले आता है आज के एपिसोड की ओर। एपिसोड 13 हमें फिर से जॉन स्नो के साथ इस खतरनाक सफर में ले जाता है, जहां नाइट्स वॉच को एक और वीरान गांव मिलता है, व्हाइट ट्री। एक ऐसा गांव जो कभी वाइल्डलिंग्स से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां बची हैं सिर्फ राख, टूटी झोपड़ियां और एक विशाल डरावना वीरवुड का पेड़। जैसे जैसे जॉन और उसके साथी उस जगह की तलाशी लेते हैं, उन्हें एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ लोगों के गायब होने की कहानी नहीं है। कुछ और है, कुछ ऐसा जो जंगल की खामोशी के पीछे छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिससे शायद वाइल्डलिंग्स भी डरते हैं, और शायद जिसका सामना अब नाइट्स वॉच को करना पड़ेगा। तो आइए दीवार के उस पार के ठंडे, अंधेरे और रहस्यमयी जंगलों में एक बार फिर कदम रखते हैं। शुरू करते हैं अ क्लैश ऑफ किंग्स एपिसोड 13, जॉन स्नो। ठंडी हवा जंगल के बीचों बीच सरसराती हुई गुजर रही थी और उस वीरान जगह में घोड़ों की टापों की आवाज किसी अनजानी बेचैनी को और गहरा कर रही थी। सामने जो बस्ती थी, उसे देखकर किसी को भी यकीन करना मुश्किल था कि इसे कभी सच में गांव कहा जाता होगा। सैम की पुरानी नक्शों में इस जगह का नाम व्हाइट ट्री लिखा था, लेकिन जॉन स्नो को यह किसी गांव जैसा बिल्कुल नहीं लगा। उसके सामने बस 4 छोटे छोटे पत्थर के घर खड़े थे, पत्थरों को बिना किसी गारे के बस एक दूसरे पर जमाकर बनाया गया था। वे भी अब लगभग ढह चुके थे, मानो समय ने उन्हें धीरे धीरे चबा लिया हो। हर घर एक ही कमरे का था और उनकी छतों पर मिट्टी और घास की परतें जमी हुई थीं, जिन्हें दूर से देखकर लगता था जैसे जमीन का ही कोई हिस्सा ऊपर उठ गया हो। खिड़कियां थीं, मगर उनमें कांच नहीं था। उनकी जगह फटे पुराने जानवरों की खाल के टुकड़े लटक रहे थे, जो ठंडी हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। घर के बीचों बीच एक खाली भेड़शाला थी, लकड़ी की टूटी हुई बाड़ से घिरी हुई। पास ही एक पुराना कुआं था, गहरा, अंधेरा और खामोश। लेकिन इस पूरे उजाड़ गांव पर जो चीज सबसे ज्यादा हावी थी, वह इन सबके ऊपर खड़ा एक विशाल, भयावह पेड़ था, एक वीरवुड। जॉन स्नो ने अपने जीवन में इतना बड़ा पेड़ कभी नहीं देखा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि कम से कम 8 फुट से कम नहीं होगा, और उसकी शाखाएं इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि पूरा गांव उनकी छाया में डूबा हुआ था। ऊपर पत्तियां गहरे लाल रंग की थीं, जैसे ताजा खून से रंगी हों, और नीचे सफेद सी चमकती हुई टहनियां। लेकिन जॉन को उसकी ऊंचाई या चौड़ाई ने उतना परेशान नहीं किया, बल्कि उस चेहरे ने। वीरवुड के तने पर हमेशा की तरह एक चेहरा तराशा गया था,
लेकिन यह चेहरा अलग था, बहुत अलग। आंखें गहरी और खोखली थीं, और मुंह किसी साधारण कटे हुए निशान जैसा नहीं था। वह एक फटा हुआ, दांतेदार खोखलापन था, इतना बड़ा कि उसमें आसानी से एक पूरी भेड़ समा सकती थी। जॉन की नजर उसी गहरे मुंह के अंदर पड़ी राख पर टिक गई, और तभी उसकी आंखों ने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जिसने उसके दिल में हल्की सी ठंडक भर दी। ये भेड़ की हड्डियां नहीं है, उसने मन ही मन सोचा, और ये जो राख में पड़ी खोपड़ी है, ये भी किसी भेड़ की नहीं। उसने घोड़े की लगाम हल्के से खींची और सामने देखा। लॉर्ड कमांडर जियोर मॉर्मोंट, जिसे सब ओल्ड बेयर कहते थे, अपने घोड़े पर बैठे उस पेड़ को घूर रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। एक बहुत पुराना पेड़, मॉर्मोंट धीरे से बुदबुदाए। उनके कंधे पर बैठा उनका काला रेवन अचानक बोला, पुराना, पुराना, बहुत पुराना। उसकी कर्कश आवाज उस वीरान जगह में गूंज उठी। जॉन ने पेड़ की तरफ देखा और धीमे से कहा, और ताकतवर भी। वह सच में महसूस कर सकता था। उस पेड़ के आसपास हवा अलग थी, जैसे वहां कोई पुरानी, गहरी शक्ति छिपी हो। इतने में थॉरेन स्मॉलवुड घोड़े से उतरकर पेड़ के पास आ खड़ा हुआ। उसकी प्लेट और चेनमेल कवच की धातु हल्की हल्की खनक रही थी। उसने ऊपर चेहरा बनाकर पेड़ को देखा और नाक सिकोड़कर बोला, उस चेहरे को देखो। वह हंसने जैसा कुछ करता हुआ बोला, कोई हैरानी नहीं कि जब इंसान पहली बार वेस्टरोस आए होंगे तो इन पेड़ों से डरते थे। उसने हाथ से तने को छुआ और फिर आधे गुस्से आधे मजाक में कहा, सच कहूं तो मेरा तो मन कर रहा है इस खूनी चीज को कुल्हाड़ी से काट दूं। जॉन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हल्की दृढ़ता थी। मेरे लॉर्ड फादर कहा करते थे। जॉन बोला कि कोई आदमी हार्ट ट्री के सामने झूठ नहीं बोल सकता। वह वीरवुड के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, पुराने देवता जान जाते हैं जब कोई झूठ बोलता है। ओल्ड बेयर ने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे पिता भी यही मानते थे, उन्होंने कहा। फिर उनकी नजर उस पेड़ के मुंह में पड़ी खोपड़ी पर गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जरा मुझे वह खोपड़ी दिखाओ। जॉन तुरंत घोड़े से उतर गया। उसकी पीठ पर काले चमड़े के कंधे वाले म्यान में उसकी तलवार टंगी थी, लॉन्ग क्लॉ। वही तलवार जो ओल्ड बेयर ने उसे दी थी उस रात के बाद, जब जॉन ने उनकी जान बचाई थी। नाइट्स वॉच के आदमी अक्सर मजाक करते थे, एक बास्टर्ड के लिए बास्टर्ड तलवार, क्योंकि लॉन्ग क्लॉ एक हैंड एंड हाफ बास्टर्ड स्वॉर्ड थी। लेकिन जॉन जानता था कि यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। उसका हत्था खास तौर पर जॉन के लिए नया बनाया गया था, जिसके अंत में हल्के पत्थर से बना एक भेड़िए के सिर का पोमल जड़ा हुआ था। लेकिन असली चीज तो उसका ब्लेड था। वह था वेलेरियन स्टील, बहुत पुराना, बहुत हल्का और घातक रूप से तेज। जॉन घुटनों के बल बैठ गया और सावधानी से अपना दस्ताने पहना हाथ उस पेड़ के मुंह के अंदर डाला। अंदर की लकड़ी सूखे हुए लाल रस से चिपचिपी थी और जगहजगह आग के काले निशान थे। राख की परतों के बीच उसे वह खोपड़ी दिखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी नजर नीचे गई। वहां एक और खोपड़ी थी, छोटी। उसका जबड़ा टूटा हुआ था। वह आधी राख और हड्डियों के टुकड़ों में दबी हुई थी। जॉन ने पहली खोपड़ी उठाई और उसे लेकर मॉर्मोंट के पास आया। ओल्ड बेयर ने उसे दोनों हाथों में लिया और लंबे समय तक उसकी खाली आंखों के गड्ढों में देखते रहे। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, वाइल्डलिंग अपने मरे हुओं को जलाते हैं,
उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। यह हम हमेशा से जानते थे। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि जब हमारे पास उनसे पूछने के लिए लोग थे, तब मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि क्यों। जॉन के दिमाग में एक भयानक याद कौंध गई। वह रात जब एक मरा हुआ आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला और सड़ा हुआ था और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। एक वाइट। जॉन के भीतर ठंड सी दौड़ गई। मुझे पता है क्यों, उसने मन ही मन सोचा। मैं जानता हूं। ओल्ड बेयर खोपड़ी को घूरते हुए बड़बड़ाए, काश हड्डियां बोल सकती। उन्होंने खोपड़ी को घुमाया। यह आदमी हमें बहुत कुछ बता सकता था। उनकी आवाज धीमी हो गई। कैसे मरा? किसने जलाया? और क्यों? फिर उन्होंने दूर जंगल की तरफ देखा। और सबसे जरूरी, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वाइल्डलिंग आखिर गए कहाँ? कुछ पल बाद उन्होंने भारी सांस छोड़ी। कहते हैं, फॉरेस्ट के बच्चे मरे हुओं से बात कर सकते थे। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और यह कहते हुए उन्होंने खोपड़ी को वापस पेड़ के मुंह में फेंक दिया। वह अंदर गिरते ही राख के बादल सा उड़ा। मॉमोंट ने तुरंत आदेश देना शुरू किया, इन सारे घरों की तलाशी लो। फिर उन्होंने ऊपर देखा और पुकारा, जायंट, इस पेड़ के ऊपर चढ़ो और चारों तरफ नजर डालो। उन्होंने मुड़कर बाकी लोगों से कहा, कुत्तों को भी ऊपर बुलाओ। उनकी आवाज में उम्मीद से ज्यादा थकान थी। शायद इस बार निशान थोड़े ताजा मिल जाए। लेकिन उनके लहजे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें खुद भी इस बात पर जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। दो दो आदमियों की टोलियां बना दी गईं ताकि गांव के हर घर को अच्छी तरह खंगाला जा सके और कुछ भी छूटने न पाए। जॉन स्नो के साथ इस काम के लिए जिस आदमी को लगाया गया, वह था एडिसन टॉलेट। नाइट्स वॉच के ज्यादातर लोग उसे उसके असली नाम से नहीं बुलाते थे। सब उसे कहते थे डोलोरस एद। उसके बाल समय से पहले ही सफेद पड़ने लगे थे। चेहरा दुबला और लंबा था और उसका शरीर इतना पतला था कि दूर से वह किसी भाले की तरह सीधा दिखाई देता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई उदासी टंगी रहती थी, जैसे जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर निराश ही किया हो। दोनों साथ साथ उस वीरान गांव की तरफ बढ़े। चारों तरफ खामोशी थी। बस हवा में सूखी घास और ठंडी मिट्टी की गंध थी। चलते चलते डोलोरस एद अचानक बड़बड़ाया, बुरा तो तब भी था जब मरे हुए लोग चलने लगते हैं। उसने एक लंबी सांस भरी और सिर हिलाया। अब ओल्ड बेयर चाहते हैं कि वो बोलना भी शुरू कर दे। वह हल्की कड़वाहट के साथ हंसा। इससे कोई भलाई नहीं होने वाली, मैं पहले ही बता देता हूं। फिर उसने जॉन की तरफ देखा और बोला, और कौन कह सकता है कि हड्डियां सच ही बोलेंगी? उसने भौहें चढ़ाई। मौत किसी आदमी को ईमानदार क्यों बना देगी, या अक्लमंद? वह चलते चलते फिर बड़बड़ाने लगा, मुझे तो लगता है मरे हुए लोग बड़े उबाऊ होंगे, बस शिकायतें ही करते रहेंगे। उसने हाथ फैलाकर नकल उतारी। जमीन बहुत ठंडी है। मेरी कब्र का पत्थर और बड़ा होना चाहिए था। उसे मुझसे ज्यादा कीड़े क्यों मिल रहे हैं? उसकी आवाज में ऐसा सूखा व्यंग्य था कि जॉन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वे जिस घर के सामने पहुंचे, उसका दरवाजा इतना नीचा था कि जॉन को अंदर घुसने के लिए झुकना पड़ा। अंदर घुसते ही उसे सबसे पहले जो चीज दिखी, वह थी मिट्टी का दबा हुआ फर्श। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, न कोई मेज, न कोई कुर्सी, न कोई संदूक। ऐसा लगता था जैसे यहां कभी कोई रहता ही नहीं था।
बस छत में बने धुएं के छेद के नीचे थोड़ी सी राख पड़ी थी, मानो कभी यहां आग जलाई गई हो। जॉन ने चारों तरफ देखा और धीमे से कहा, यह रहने के लिए बहुत उदास जगह है। डोलोरस एड ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं तो ऐसे ही घर में पैदा हुआ था। उसने गंभीर चेहरा बनाए कहा, वो मेरे जीवन के जादुई साल थे। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, बाद में मेरी किस्मत खराब हो गई। कमरे के एक कोने में सूखी घास का एक छोटा सा ढेर पड़ा था, शायद सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। एड उसे बड़ी लालसा से देखने लगा। काश। उसने लंबी सांस भरी। मैं कैस्टली रॉक का सारा सोना दे दूं, अगर मुझे फिर से किसी बिस्तर पर सोने को मिल जाए। जॉन ने उसकी तरफ देखा और भौं उठाई। तुम इसे बिस्तर कहते हो? एड ने कंधे उचकाए। अगर जमीन से थोड़ा नरम हो और ऊपर छत हो, वह बोला, तो मेरे लिए वही बिस्तर है। फिर उसने हवा को सूंघा। उसकी नाक हल्की सिकुड़ गई। मुझे गोबर की गंध आ रही है। जॉन ने भी हवा को सूंघा। गंध बहुत हल्की थी, इतनी कि अगर ध्यान न दो तो महसूस ही न हो। पुराना गोबर, जॉन ने कहा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह घर काफी समय से खाली पड़ा है। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से सूखी घास को उलटने पलटने लगा। शायद नीचे कुछ छिपा हो। फिर उसने दीवारों के पास जाकर भी अच्छी तरह जांच की, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ भी नहीं था। वह खड़ा हुआ और सिर हिलाकर बोला, यहां कुछ नहीं है। असल में जॉन को यही उम्मीद थी। व्हाइट ट्री इस इलाके का चौथा गांव था और बाकी तीनों में भी यही हुआ था। हर जगह एक ही कहानी। लोग गायब थे, अपने साथ अपने थोड़े बहुत सामान, और जो भी जानवर उनके पास रहे होंगे, सब लेकर। किसी भी गांव में लड़ाई या हमले के कोई निशान नहीं थे। ना खून, ना टूटी दीवारें, ना जले हुए घर, बस खालीपन। जॉन ने एड की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है, इनके साथ क्या हुआ होगा? डोलोरस एड ने बिना सोचे जवाब दिया, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा बुरा है। फिर उसने कंधे उचकाए। हालांकि मैं शायद उसकी कल्पना कर सकता हूं। उसने तुरंत सिर हिलाया। लेकिन मैं करना नहीं चाहूंगा। उसकी आवाज धीमी हो गई। यह जानना ही काफी बुरा है कि एक दिन तुम्हारा अंत किसी भयानक तरीके से होने वाला है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, उसके बारे में पहले से सोचने की क्या जरूरत है? दोनों घर से बाहर निकले। दरवाजे के पास दो शिकारी कुत्ते जमीन सूंघते हुए घूम रहे थे। बाकी कुत्ते पूरे गांव में इधर उधर दौड़ रहे थे, हर कोने में नाक घुसाकर किसी गंध का पीछा कर रहे थे। थोड़ी दूर चेट खड़ा था। वह कुत्तों पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में हमेशा की तरह गुस्सा भरा हुआ था, जैसे दुनिया की हर चीज उसे चिढ़ा रही हो। वीरवुड की लाल पत्तियों से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उससे उसके चेहरे पर भरे फोड़े और भी ज्यादा लाल और सूजे हुए लग रहे थे। जैसे ही उसकी नजर जॉन पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उन दोनों के बीच कभी दोस्ती नहीं रही थी, और आज भी नहीं थी। बाकी घरों की तलाशी भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वहां से भी कोई नई जानकारी नहीं मिली। कुछ भी नहीं। तभी ऊपर से पंखों की आवाज आई। मॉर्मोंट का काला रेवन उड़कर वीरवुड की एक शाखा पर जा बैठा और जोर जोर से बोला, गायब, 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 गायब। उसकी आवाज उस सूने गांव में अजीब तरह से गूंज रही थी। थॉरेन स्मॉलवुड आगे बढ़ा।
उसका रूप रंग मॉमोंट से कहीं ज्यादा किसी असली लॉर्ड जैसा लगता था। उसने सर जेरेमी राइकर की चमकती हुई काली चेनमेल और उभरे हुए डिजाइन वाली ब्रेस्टप्लेट पहन रखी थी। उसके कंधों पर एक भारी, शानदार चोगा था, जिसके किनारों पर कीमती सेबल फर लगी हुई थी। उस चोगे को सामने से जो क्लैप्स पकड़े हुए थे, वे चांदी के बने हुए थे और उन पर राइकर परिवार का निशान उभरा हुआ था, क्रॉस किए हुए 2 हथौड़े। कभी यह चोगा सर जेरेमी का हुआ करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उस रात जब मरा हुआ आदमी उठ खड़ा हुआ था, वह व्हाइट सर जेरेमी की जान ले चुका था और नाइट्स वॉच कुछ भी बर्बाद नहीं करती थी। जंगल की ठंडी हवा अब भी लाल पत्तियों के बीच से सरसराती हुई गुजर रही थी। वीरवुड की विशाल शाखाओं के नीचे खड़े नाइट्स वॉच के आदमी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था कि आखिर इन खाली गांवों का मतलब क्या हो सकता है। तभी स्काउट्स के कमांडर जार्मन बकवेल ने भारी आवाज में कहा, बस 1 साल पहले की ही तो बात है, जब रॉबर्ट राजा था और पूरा राज्य शांति में था। उसका चौकोर चेहरा सख्त था, आवाज स्थिर और गंभीर। वह धीरे धीरे सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। उसके शब्द हवा में भारी होकर लटक गए। तभी पास खड़े सर मलाडोर लॉक ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज में एक तरह की सख्ती थी। एक चीज नहीं बदली है, वह बोला, जितने कम वाइल्डलिंग होंगे उतनी कम परेशानी होगी। उसने नाक सिकोड़ते हुए आगे कहा, जो भी इनके साथ हुआ हो, मैं शोक नहीं मनाने वाला। उसने कंधे उचकाए। लुटेरे और हत्यारे, यही है वो सब। जॉन चुप खड़ा सब सुन रहा था। तभी ऊपर लाल पत्तियों के बीच हल्की सरसराहट हुई। जॉन ने सिर उठाकर देखा। वीरवुड की मोटी शाखाओं के बीच कुछ हिला। 2 शाखाएं अलग हुईं और उनके बीच से एक छोटा सा आदमी दिखाई दिया। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर ऐसे फुर्ती से जा रहा था जैसे कोई गिलहरी पेड़ पर दौड़ रही हो। वह था बेडविक। कद में वह मुश्किल से 5 फुट का था, लेकिन उसके बालों में झलकती धूसर लकीरें बता रही थी कि वह अब जवान नहीं रहा। नाइट्स वॉच के बाकी रेंजर्स उसे मजाक में एक नाम से बुलाते थे, जायंट। कुछ ही क्षण बाद वह ऊपर एक मोटी शाखा के 2 फाटकों के बीच बैठ गया, ठीक सबके सिरों के ऊपर। उसने नीचे झुककर देखा और ऊंची आवाज में बोला, उत्तर की तरफ पानी दिख रहा है। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। जायंट ने आंखें सिकोड़कर दूर तक झांका। शायद एक झील है। फिर उसने दूसरी दिशा में देखा। पश्चिम की तरफ कुछ पथरीली पहाड़ियां हैं, फ्लिंट हिल्स। उसने कंधे उचकाए, लेकिन ज्यादा ऊंची नहीं। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अंत में सिर हिलाकर बोला, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे लॉर्ड्स। कुछ पल की चुप्पी के बाद थॉरेन स्मॉलवुड बोला, तो शायद हमें आज रात यहीं डेरा डाल लेना चाहिए। उसकी आवाज में व्यावहारिकता थी, लेकिन ओल्ड बेयर ने तुरंत ऊपर देखा। वह वीरवुड की सफेद शाखाओं और लाल पत्तियों के बीच से आसमान की झलक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं। फिर उन्होंने ऊपर बैठे बेडविक की तरफ देखा। जायंट, कितना दिन का उजाला बचा है हमारे पास? ऊपर से जवाब आया, लगभग 3 घंटे मेरे लॉर्ड। मॉमोंट ने बिना देर किए फैसला सुना दिया, हम उत्तर की तरफ बढ़ते रहेंगे। उन्होंने दूर की दिशा में देखा। अगर हम उस झील तक पहुंच गए तो उसके किनारे डेरा डाल सकते हैं। उनकी आवाज में हल्की उम्मीद आई, और शायद कुछ मछलियां भी पकड़ लें।
फिर उन्होंने जॉन की तरफ मुड़कर कहा, जॉन, मेरे लिए कागज लेकर आओ। उन्होंने गहरी सांस ली। अब समय आ गया है कि मैं मिस्टर एमोन को लिखूं। जॉन तुरंत अपने घोड़े के पास गया। उसने अपनी सैडल बैग खोली और उसमें से पार्चमेंट, कलम और स्याही निकाली। फिर वह उन्हें लेकर वापस ओल्ड बेयर के पास आया। मॉर्मोंट ने घोड़े पर बैठे बैठे ही घुटनों पर पार्चमेंट रखा और लिखना शुरू किया। उनकी कलम खुरदुरी आवाज के साथ कागज पर चलती रही। कुछ ही शब्द, छोटे लेकिन भारी। व्हाइट ट्री, चौथा गांव, सब खाली। वाइल्डलिंग गायब हैं। उन्होंने लिखना खत्म किया और पार्चमेंट मोड़कर जॉन को दे दिया। टार्ली को ढूंढो, उन्होंने कहा, और देखो कि यह संदेश तुरंत भेज दिया जाए। जॉन ने सिर हिलाया। उसी समय मॉर्मोंट ने हल्की सी सीटी बजाई। उनका काला रेवन तुरंत फड़फड़ाता हुआ नीचे आया और घोड़े के सिर पर आकर बैठ गया। उसने गर्दन हिलाई और बोला, कॉर्न। फिर दोबारा, कॉर्न। घोड़ा हल्का सा हिनहिनाया। जॉन अपने घोड़े, अपने छोटे लेकिन मजबूत गैरोन पर सवार हुआ। उसने लगाम मोड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। वीरवुड की विशाल छाया से बाहर निकलते ही उसे बाकी नाइट्स वॉच के आदमी दिखाई दिए। वे छोटे छोटे पेड़ों के नीचे खड़े थे। कोई अपने घोड़े की देखभाल कर रहा था, कोई नमकीन गोमांस के टुकड़े चबा रहा था, कोई पेशाब कर रहा था, कोई खुजली कर रहा था और कुछ बस खड़े बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने का आदेश दिया गया, बातें अचानक रुक गईं। हर आदमी चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़ गया। सबको अपना स्थान पता था। सबसे आगे जर्मन बकवेल के स्काउट्स निकल पड़े। उनके पीछे थॉरेन स्मॉलवुड की अगुवाई में अग्रिम टुकड़ी। फिर बीच में मुख्य दल के साथ ओल्ड बेयर। उनके पीछे सर मलाडोर लॉक, जो सामान और पैक हॉर्सेस की देखभाल कर रहा था, और सबसे पीछे सर ऑट्टिन वाइथर्स के साथ पिछली सुरक्षा टुकड़ी। कुल मिलाकर लगभग 200 आदमी और उनसे भी ज्यादा घोड़े। दिन के समय वे जंगल के भीतर आगे बढ़ते रहे, कभी जानवरों के रास्तों का पीछा करते, कभी सूखी नदी की धाराओं के साथ चलते। ये रास्ते रेंजर्स के बीच एक नाम से जाने जाते थे, रेंजर के रास्ते। ये उन्हें पत्तों, जड़ों और घने जंगलों के बीच और गहराई में ले जा रहे थे। रात को वे खुले आसमान के नीचे डेरा डालते। तारों से भरा आकाश उनके ऊपर चमकता रहता और हर रात सबकी नजर उस लाल धूमकेतु पर टिक जाती, जो आकाश में जलती हुई तलवार की तरह चमक रहा था। जब वे कैसल ब्लैक से निकले थे, तब माहौल अलग था। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, कहानियां सुना रहे थे। लेकिन अब जंगल की भारी, रहस्यमय खामोशी जैसे सबके दिलों पर छा गई थी। हंसी कम हो गई थी, मजाक लगभग खत्म, और लोगों का धैर्य भी छोटा होता जा रहा था। कोई खुलकर यह नहीं कहता था कि वह डर रहा है। आखिर वे नाइट्स वॉच के आदमी थे। लेकिन जॉन महसूस कर सकता था बेचैनी। 4 खाली गांव, कहीं कोई वाइल्डलिंग नहीं। यहां तक कि जंगल के जानवर भी जैसे गायब हो गए थे। हॉन्टेड फॉरेस्ट पहले कभी इतना डरावना नहीं लगा था। यह बात अनुभवी रेंजर्स भी मान रहे थे। घोड़े पर चलते हुए जॉन ने अपना दस्ताना उतार दिया। उसकी उंगलियां अभी भी जली हुई थीं, भद्दी और कड़ी। उसे अचानक एक पुरानी याद आ गई। वह अक्सर अपनी छोटी बहन आर्या के बाल बिगाड़ देता था। उसकी पतली सी, जिद्दी बहन। जॉन के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। वह सोचने लगा, वह अब कैसी होगी? यह सोचकर उसके दिल में हल्का दर्द उठा।
शायद वह फिर कभी उसके बाल नहीं बिगाड़ पाएगा। जॉन ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ना और खोलना शुरू किया। एक बार, फिर दोबारा। अगर उसकी तलवार पकड़ने वाली हाथ की पकड़ कमजोर हो गई, अगर उंगलियां अकड़ गईं, तो यह उसकी मौत भी बन सकती थी। क्योंकि दीवार के उस पार एक आदमी को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी तलवार की। जॉन अपने गैरों को एड़ी लगाकर आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर उसने सैमुएल टाली को ढूंढ लिया। सैम बाकी स्टुअर्ट्स के साथ खड़ा था और घोड़ों को पानी पिला रहा था। हमेशा की तरह वह थोड़ा हड़बड़ाया हुआ दिख रहा था, जैसे हर काम उसके लिए जरूरत से ज्यादा भारी हो। उसके पास 3 घोड़े थे जिनकी देखभाल उसे करनी थी। एक उसका खुद का घोड़ा और 2 पैक हॉर्स जिनकी पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरी जैसी पिंजरियां बंधी हुई थी। वे तार और बेंत से बनी हुई थी और उनके अंदर भरे थे काले रेवेन। जैसे ही जॉन पास पहुंचा, उन पक्षियों ने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। कुछ ने चोंच से पिंजरे की सलाखों पर चोट मारी और तेज आवाज में चीखने लगे। उनकी कर्कश आवाजें हवा में गूंजने लगीं। कुछ आवाजें तो इतनी अजीब थी कि जॉन को लगा जैसे वे सच में शब्द बोलने की कोशिश कर रहे हों। जॉन ने भौं उठाई और सैम से पूछा, क्या तुम इन्हें बोलना सिखा रहे हो? सैम थोड़ा संकोच से मुस्कुराया। कुछ शब्द, उसने धीरे से कहा। इनमें से 3 तो स्नो भी बोल सकते हैं। जॉन के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आ गई। एक रेवेन अगर मेरा नाम बोलता है तो ही काफी बुरा है, वह बोला। और स्नो? उसने सिर हिलाया। वह तो ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई ब्लैक ब्रदर सुनना ही नहीं चाहता। दीवार के उत्तर में बर्फ अक्सर मौत का दूसरा नाम होती थी। सैम ने जिज्ञासा से पूछा, वाइटरी में कुछ मिला? जॉन ने छोटा सा जवाब दिया, हड्डियां, राख और खाली घर। फिर उसने अपनी कमर से वह मुड़ा हुआ पार्चमेंट निकाला और सैम की तरफ बढ़ा दिया। ओल्ड बेयर चाहते हैं कि यह संदेश मिस्टर एमोन तक पहुंचे। सैम ने सावधानी से पार्चमेंट लिया। फिर वह एक पिंजरे के पास गया और अंदर हाथ डालकर एक रेवेन को बाहर निकाला। पक्षी ने हल्की कर्कश आवाज निकाली, लेकिन सैम ने बड़े प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा। फिर उसने संदेश को सावधानी से उसके पैर में बांध दिया। उसने पक्षी को हाथों में थामकर धीरे से कहा, अब घर जाओ बहादुर दोस्त। उसकी आवाज में कोमलता थी। घर उड़ जाओ। रेवेन ने जवाब में एक अजीब सी आवाज निकाली, कुछ ऐसी जो शब्द जैसी लग रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। सैम ने हल्के से उसे हवा में उछाल दिया। पक्षी ने तुरंत पंख फैलाए। कुछ ही क्षणों में वह पेड़ों के बीच ऊपर उठ गया और फिर धीरे धीरे आकाश की तरफ उड़ता चला गया। सैम उसकी उड़ान को देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और आधे मजाक आधे अफसोस में बोला, काश वह मुझे भी अपने साथ ले जा सकता। जॉन ने उसकी तरफ देखा। अभी भी? सैम थोड़ा झेंप गया। खैर, वह बोला, हां, लेकिन उसने शब्द ढूंढते हुए कहा, मैं पहले जितना डरा हुआ नहीं हूं। सच में। उसने अपने मोटे हाथों को एक साथ रगड़ा। पहली रात, वह बोला, जब भी मुझे किसी के उठकर पेशाब करने की आवाज सुनाई देती थी, मुझे लगता था कि कोई वाइल्डलिंग चुपके से आ रहा है मेरा गला काटने के लिए। उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे डर था कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, वह बोला, तो शायद मैं उन्हें फिर कभी खोल नहीं पाऊंगा। कुछ पल के लिए वह चुप हो गया। फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। लेकिन
उसने कहा। सुबह तो आखिर आ ही गई। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी थी, लेकिन सच्ची थी। मैं भले ही डरपोक हूं, सैम बोला, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसने अपने कंधे को सहलाया। मेरी पीठ दर्द कर रही है, घोड़े पर बैठने से भी और जमीन पर सोने से भी। वह हल्का सा हंसा। लेकिन सच कहूं तो अब मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा। फिर उसने अचानक उत्साह से कहा, देखो। उसने अपना हाथ जॉन के सामने फैला दिया। उसकी हथेली हवा में बिल्कुल स्थिर थी। जॉन ने गौर से देखा। सैम के हाथ में सचमुच कोई कंपन नहीं था। मैं अपने नक्शों पर भी काम कर रहा हूं, सैम ने गर्व से कहा। जॉन के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। दुनिया सच में अजीब है। दीवार से 200 बहादुर आदमी निकले थे, और जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जा रहे थे, उनमें से ज्यादातर के दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन उनमें से एक आदमी, जो खुद को खुलकर डरपोक कहता था, वही था जो कम डरने लगा था। जॉन हल्का मुस्कुराया। देख लेना, उसने मजाक में कहा, एक दिन हम तुम्हें रेंजर बना ही देंगे। फिर उसने चुटकी ली। अगली बार तुम कहोगे कि तुम ग्रेन की तरह आउटराइडर बनना चाहते हो। वह मुस्कुराया। क्या मैं ओल्ड बेयर से बात करूं? सैम का चेहरा तुरंत घबरा गया। ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। उसने जल्दी जल्दी अपने बड़े काले लबादे का हुड सिर पर चढ़ाया। फिर वह अपने घोड़े पर चढ़ने लगा। यह कोई तेज रफ्तार गैरोन नहीं था। यह एक हल चलाने वाला घोड़ा था, बड़ा, भारी और थोड़ा सुस्त। लेकिन सैम के भारी शरीर को उठाने के लिए वही ज्यादा ठीक था। वह मुश्किल से काठी पर चढ़ पाया। फिर बैठकर लंबी सांस ली। कुछ क्षण बाद उसने उदासी से कहा, मैं तो सोच रहा था कि शायद हम आज रात उसी गांव में रुक जाएंगे। उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद थी। कितना अच्छा होता, वह धीरे से बोला, अगर फिर से किसी छत के नीचे सोने को मिल जाता। जॉन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हम सबके लिए वहां छतें बहुत कम हैं। उसने अपने गैरोन की लगाम खींची, फिर सैम को आखिरी बार देखकर हल्का सा मुस्कुराया और घोड़े को एड़ी लगाकर आगे बढ़ गया। इस बीच पूरी टुकड़ी आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी। घोड़े, आदमी, सामान, सब धीरे धीरे जंगल की पगडंडियों पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ता अब थोड़ा तंग हो गया था और भीड़ भी काफी थी, इसलिए जॉन ने सोचा कि गांव के बीच से जाने की बजाय वह किनारे से घूमकर आगे निकल जाए। उसने अपने घोड़े को मोड़ा और व्हाइट ट्री के चारों ओर घुमाते हुए आगे बढ़ गया। सच कहें तो उसने इस वीरान जगह को जितना देखना था, देख चुका था। तभी झाड़ियों के बीच अचानक एक हलचल हुई। इतनी अचानक कि जॉन का गैरोन बुरी तरह चौंक गया। घोड़ा पीछे की टांगों पर उठ खड़ा हुआ और तेज हिनहिनाया। लेकिन अगले ही पल जॉन समझ गया कि क्या हुआ है। झाड़ियों के बीच से एक सफेद आकृति निकलकर सामने आई थी। गोस्ट, जॉन का डायर वुल्फ। वह जंगल के अंदर दूर दूर तक घूमकर शिकार करता रहता था, इसलिए अक्सर काफिले से अलग हो जाता था। लेकिन आज उसका शिकार भी उतना ही नाकाम रहा था जितना उन लोगों का जो स्मॉलवुड ने शिकार ढूंढने के लिए जंगल में भेजे थे। जंगल अजीब तरह से खाली था, जैसे जीवन ही गायब हो गया हो। जॉन को याद आया, कुछ रात पहले आग के पास बैठे बैठे डाइवेन यही बात कह रहा था। यह जंगल कुछ ज्यादा ही खाली लग रहा है, उसने कहा था। तब जॉन ने जवाब दिया था, हम लोग बहुत बड़ी टोली हैं। इतने सारे घोड़े, इतने सारे आदमी, शोर भी बहुत करते हैं। शायद शिकार डरकर दूर चला गया होगा। लेकिन डाइवेन ने तब भी सिर हिलाया था। डरकर तो गया ही होगा, उसने कहा था।
लेकिन किससे डरा है, ये बात मैं नहीं जानना चाहता। अब घोड़ा धीरे धीरे शांत हो चुका था। घोस्ट बिना किसी आवाज के जॉन के साथ साथ चलने लगा। उसकी सफेद फर बर्फ जैसी चमक रही थी और उसकी लाल आंखें लगातार जंगल को टटोल रही थी। कुछ देर बाद जॉन ने आगे जाकर लॉर्ड मॉर्मोंट को पकड़ लिया। ओल्ड बेयर अपने घोड़े पर सवार एक कांटेदार हॉथॉर्न की झाड़ी के पास से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जॉन की तरफ देखा और पूछा, पक्षी उड़ गया? जी मेरे लॉर्ड, जॉन ने जवाब दिया। सैम उन्हें बोलना भी सिखा रहा है। ओल्ड बेयर ने नाक से एक भारी आवाज निकाली। वह बाद में पछताएगा, उन्होंने कहा। फिर हल्की झुंझलाहट से बोले, ये कमबख्त चीजें बहुत शोर करती हैं, लेकिन कभी कोई काम की बात नहीं कहती। कुछ देर तक दोनों चुपचाप घोड़ों पर चलते रहे। जंगल की खामोशी उनके साथ साथ चल रही थी। फिर जॉन ने धीरे से कहा, अगर मेरे अंकल ने भी इन गांवों को ऐसे ही खाली पाया होगा तो। मॉर्मोंट ने उसकी बात बीच में ही पूरी कर दी। तो वह यह पता लगाने की ठान लेते कि ऐसा क्यों हुआ। ओल्ड बेयर की आवाज भारी थी। उन्होंने आगे देखते हुए कहा, और यह भी हो सकता है कि किसी ने या किसी चीज ने नहीं चाहा कि यह बात पता चले। कुछ पल के लिए हवा और भी ठंडी लगने लगी, लेकिन फिर मॉर्मोंट ने सीधे बैठकर कहा, खैर, जब क्यूहोरिन हमसे आकर मिल जाएगा, तब हम 300 आदमी हो जाएंगे। उनकी आवाज में एक सख्त भरोसा था। जो भी दुश्मन यहां कहीं छिपा बैठा है, उन्होंने कहा, उसे हमसे निपटना आसान नहीं लगेगा। फिर उन्होंने जॉन की तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे जॉन, मैं तुमसे वादा करता हूं। जॉन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक और ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो उसने जोर से नहीं कहा, या फिर वे हमें ढूंढ लेंगे, और शायद बहुत जल्द। जंगल की गहराइयों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इन खाली गांवों, गायब वाइल्डलिंग्स और डर से भरी इस खामोशी के पीछे छिपा हुआ था। और जॉन स्नो को महसूस हो रहा था कि यह कहानी अभी बस शुरू हुई है। अगर आपको यह कहानी सुनते हुए ऐसा लगा कि आप भी जॉन स्नो के साथ उस डरावने जंगल में सवारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से वाइल्डलिंग आखिर गए कहां हैं? क्या वे किसी खतरे से भाग रहे हैं, या उस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जो दीवार के पार इंतजार कर रहा है? ऐसी ही अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला अध्याय इस रहस्य को और गहरा करने वाला है।